वेलकम दोस्तों, मैं राजेश शेबारी आपके साथ में रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए रिच डैड पुअर डैड एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आज इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो इसके बारे में क्या पढ़ा आपने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी बोरिंग होने वाला है क्योंकि कॉमेडी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ज्ञान की बातें मिलेंगी और जिसके लिए आपको अपने माइंड को एक साथ फोकस रखना पड़ेगा। इससे आप अपने माइंड की कैपेसिटी भी जांच सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के जो वीडियोस होंगे आपको इसके जो 10 पार्ट है उनको 10 पार्ट के रूप में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा आपके लिए, ताकि आप चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो पहला चैप्टर है रिच डैड पुअर डैड, उसको आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले रिच डैड पुअर डैड आपको क्यों सुननी चाहिए, ये ज़रूर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि रॉबर्ट कियोसाकी जो इसके राइटर है, उन्होंने बताया है कि लोगों के जो आर्थिक संघर्ष का मेन कारण ये है कि उनके स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखा। इसका नतीजा ये होता है कि वे पैसों के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते हैं कि पैसा उनके लिए किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिससे मेरे को भी काफ़ी कुछ कमीशन मिल जाएगा, तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सीधा भी खरीद सकते हैं। तो अध्याय चैप्टर 1 स्टार्ट होता है रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। तो हो जाइए रेडी। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार भी थे। वे पीएचडी थे और उन्हें अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट के कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे कहीं नहीं बढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के रास्ते अमीर व्यक्तियों में एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, तो दूसरा अपने पीछे कर्ज जोड़कर मरा। यानी रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार रिच डैड और पुअर डैड उनके 2 फादर थे, एक गरीब थे एक अमीर थे। तो उनके किस प्रकार के एक्शन थे तो उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन दोनों को, उन दोनों के बारे में उन्होंने लिखा है कि अगर एक ही होते तो मैं उनकी बात या तो मान लेता या उनकी बात नहीं मानता। दोनों डैडी है तो उनसे मैं दोनों से सीखता हूँ और अपनी लाइफ में उन्हें अप्लाई करता हूँ। तो ये बताते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के और चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं उनकी सलाह मान लेता या उन्हें ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए सही फैसला लेता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम दोनों से अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मेरे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उन्हें विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और ख़ासकर पैसे के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक ये सोचा करता था कि उनमें किसने क्या कहा और क्यों कहा और उसका रिज़ल्ट क्या होगा। मेरा बहुत सा सामान्य सोच विचार में ही गुजार जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था। बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई और आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। अगर मैं एक तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है, इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं जबकि गरीब लोग और गरीब। ये शायद आपको आज पता चल गया होगा। और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हमें ज़्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है।
वह सिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसों के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीति बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब है या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इन्हें नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे ज़ोर से कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में एक बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बारे में जब हमें सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं कि आप जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद पर अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमागी दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ इतने तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज़ होता जाता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना दिमाग की आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह के समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य और से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करता था कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं या समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि अपने लिए पैसे कैसे काम लिया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करना, इन शब्दों से वो बार बार दोहराया करते, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला ले लिया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला लेने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान देना। हालांकि उनके पास में कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास में नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा, तो हम इसको थोड़ा और कंटिन्यूज रखेंगे। रॉबर्ट फ्रांस का सबक। रॉबर्ट फ्रांस मेरे पसंदीदा लेखक हैं, कवि हैं। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इनकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। कविता है, पहले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस थे कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पथिक पर खड़ा रहा देर तक यह देखते कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजर रहे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ और दोनों ही सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहले को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी नहीं लौटूंगा। मैं वर्कर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और मैंने
कम वाली राह को चुनना हो, इसी बात से मेरा सारा फ़र्क पड़ता है। ये रॉबर्ट फ्रांस की कविता है और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है पर मैं भी अक्सर रॉबर्ट फ्रांस की कविता पर चिंतन करता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही तय कर दी। एक बार मैंने ये फैसला लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है तो उसके बाद में मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया कि मैं वह सब कुछ समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता है और जाता रहता है। अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अम्मी डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और दूसरे सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए कि उन्होंने जो मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए, यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अम्मी डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो दोस्तों, जो अगले वाले जो 6 चैप्टर हैं उसको मैं कंटिन्यूसली 1 वीडियो के रूप में 1 पार्ट के रूप में डालता रहूँगा। अगले 6 वीडियो आपको रॉबर्ट रिच डैड पुअर डैड की जो बुक है इसके बारे में मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिससे थोड़ा कमीशन मेरे को भी मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू, वेलकम।